सभी को नमस्कार। मेघदूत में निगमागम समन्वय इस श्रृंखला की यह 7वीं कड़ी है। पिछली 6 कड़ियों में मेघदूत के प्रथम 15 पद्यों पर विचार किया और किस प्रकार से 2 दृष्टियां पिरोई हुई हैं, निगम की और आगम की, यक्ष की और कवि की, और अलग-अलग धरातल मेघदूत की कविता खोलती है, इस पर भी बात की। 7वीं कड़ी में 15वें श्लोक के आगे के श्लोकों पर विचार करना था और उसके पहले पिछले 6 वक्तव्यों पर सुधीजनों के कतिपय सुचिंतित मंतव्य मुझे प्राप्त हुए। उन सब के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और एक विप्रतिपत्ति उठाई गई है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करके आगे बढ़ूंगा। प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आचार्य हैं। हिंदी के प्रखर और तेजस्वी समीक्षक वे हैं और अच्छे अध्येता हैं। मेरे लिए सबसे सुखद बात यह है कि वे अच्छे श्रोता भी हैं। आशीष जी ने लिखा है कि अग्रवाल जी का काम महान है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के लिए लिखा है। अग्रवाल जी का काम महान है, पर चंद्रवली पांडे ने मेघदूत में कुंडली जगाने वालों की खूब खिंचाई की है। उनका कहना है कि कविता को कविता की तरह पढ़ा जाए। आशीष त्रिपाठी उसमें आगे बताते हैं कि मेघदूत की व्याख्या की 2 धाराएं बन जाती हैं। एक चंद्रवली पांडे और राम दहिन मिश्र की समीक्षा दृष्टि है और दूसरी चंद्रधर शर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की व्याख्या पद्धतियां हैं। यह महत्वपूर्ण विचार उन्होंने प्रस्तुत किया है और प्रश्न उठाया है कि मेघदूत की कविता को कविता की ही तरह पढ़ा जाना चाहिए और कितना उचित है उसमें आगम निगम आदि ढूंढना। कदाचित यह आशय उनका लगता है प्रश्न का। मैं इस पूरी चर्चा की बड़ी सफलता मानता हूं कि मेघदूत की व्याख्या परंपरा में 2 धाराओं की बात उठाई गई। मैं मानता हूं कि ये 2 धाराएं बहती चली आ रही हैं, बहती रहना चाहिए। एक वासुदेव शरण अग्रवाल की परंपरा है, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी को रखा जा सकता है। उसमें भी वे पूरी तरह दीक्षित हों ऐसा तो नहीं है, और वे तंत्र और आगम की थाह लेते हैं मेघदूत की पुरानी कहानी को खोलते हुए। इसी में विद्यानिवास मिश्र और कपिला वात्स्यायन जैसे मनीषी लोग भी आते हैं। वे भी कुछ अनुवर्तन तो करते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की बनाई हुई लीक का, पर उस पर सदा नहीं चलते हैं और उससे विचलन भी खूब करते हैं। एक चंद्रवली पांडे की परंपरा है, वह तो बहुत पहले से चली आ रही है, हमारी टीकाओं में भी है, और कालिदास पर वल्लभदेव से लगा करके 8वीं शताब्दी से लगा करके और 20वीं 21वीं शताब्दी तक संस्कृत में बहुत सुंदर टीकाएं लिखी जाती रही हैं। मेघदूत पर तो श्रीमद् भगवत गीता के बाद सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई और सैकड़ों टीकाएं मेघदूत पर हुई हैं। सब उनमें से मिलती नहीं हैं। उनमें मेघदूत की कविता का विश्लेषण है, पर वे ही टीकाकार मेघदूत के अंतर्मर्म को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो उसका शास्त्रों से संबंध बताते हैं, धर्मशास्त्रों से संबंध बताते हैं, और निगमागम को भी वे ही उद्धृत करते हैं। पूर्ण सरस्वती तो इतने सरदय व्याख्याकार हैं, और मेघदूत की कविता को जिस तरह से वो खोलते हैं उसका तो कहना ही क्या है। पर वे ही पूर्ण सरस्वती शैव शास्त्रों को भी मेघदूत के समर्थन में उद्धृत करते हैं और अंतर संबंध जोड़ते हैं। इसलिए मैं ये जो पूरी परंपरा है इसमें
दो धाराओं में परस्पर विरोध नहीं देखता। और इन दो धाराओं के अलावा एक तीसरी आंख भी मेघदूत को देखने की है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। वह भी बहुत पुरानी व्याख्या परंपरा है। शुक्ल जी मेघदूत को भारत का राष्ट्रीय काव्य मानते हैं। वह है भी। संपूर्ण भारत की जो सांस्कृतिक छवि मेघदूत में निरूपित होती है, सारे तीर्थ, सारी नदियां, नदियों की शुचिता भी, सौंदर्य भी, भारत भूमि का, यहाँ के खेत खलिहान, नगर, कितने कितने नगर, विदिशा, अवंती, कुरुक्षेत्र, दशपुर, कनखल, हिमालय का वैभव, हिमालय की गोद में इटलाती हुई गंगा, सारा सौंदर्य, सारी शुचिता, पावनता, तीर्थ, यह पूरी संस्कृति जो भूगोल से भी बनती है, जो तीर्थों से भी बनती है, जो अध्यात्म से भी बनती है, खेत खलिहानों से तो विशेष रूप से बनती ही है। उसके आधार पर यह एक भारत का राष्ट्रीय काव्य है और एक सांस्कृतिक काव्य है, यह तो माना ही जाना चाहिए। ये जितनी भी व्याख्या की पद्धतियां हों, सबके मूलाधार के रूप में मेघदूत में जो कवित्व है, काव्य समृद्धि है, और जो प्रेम और विरह की कविता वह है, श्रृंगार की कविता है, उस रूप में तो सबसे पहले उसको देखा ही जाना चाहिए। उस रूप में न देख करके और उसके अध्यात्म पक्ष पर आगम निगम समन्वय पर ही चर्चा की जाए, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। और मैं उस दृष्टि से बहुत मेघदूत पर लिखता ही आता रहा हूँ, बहुत पहले से। ये बात दूसरी है कि इस पक्ष पर बात करना मैंने आरंभ किया, और जितनी भी ये व्याख्या की पद्धतियां हैं, इनमें परस्पर विरोध मेरी दृष्टि से नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि कालिदास तो खुद सारे विरोधों के बीच सेतु बनाते हैं। और उनकी कविता की व्याख्याओं में भी इस तरह के विरोध संभव नहीं हो सकते हैं। यह ठीक है कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने जो उसमें शिव दृष्टि देखी है, उसमें अगाध ज्ञान और पांडित्य उनका विनियुक्त हुआ है। पर रविन्द्रनाथ टैगोर की भी समीक्षा है। रविन्द्रनाथ टैगोर से बड़ा सहृदय समीक्षक तो आधुनिक काल में संस्कृत काव्यों का कदाचित कोई दूसरा नहीं हुआ। उन्होंने तो 200 के लगभग कविताएं केवल कालिदास पर लिखी। मेघदूत पर बहुत सारी कविताएं हैं और लेख भी हैं कालिदास पर उनके। तो यह जो कवित्व है कालिदास का, उसको बहुत सरलता के साथ व्याख्या रविन्द्रनाथ कर गए। चंद्रवली पांडे उसकी व्याख्या करते हैं। और एक मेघदूत का आदि भौतिक पक्ष है। भारत की भूमि है, उसके खेत और खलिहान हैं, किसान हैं, खेती हो रही है, बारिश, बादल की प्रतीक्षा किसान कर रहे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, हरे भरे जंगल हैं, रामगिरी के आसपास के जंगल हैं, अमरकंटक है। ये सारा जो भौतिक नैसर्गिक वैभव भारत की वसुंधरा का, ये आदि भौतिक पक्ष है। और हमारे यहाँ माना गया कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये 3 पक्ष प्रत्येक वस्तु के होते हैं। यह वैदिक दृष्टि है। और जो एक को छोड़कर केवल दो को छोड़कर केवल एक को पकड़ता है, मेरे हिसाब से तो वह हिंसा करता है और पापी है। क्योंकि तीनों में जीवन की संपूर्णता है, केवल एक में नहीं होती जीवन की संपूर्णता। वासुदेव शरण अग्रवाल सहृदय भी हैं, ऐसा नहीं है, और उन्होंने पूरा अनुवाद किया ही है इस दृष्टि से। तो मेघदूत की पूरी पारिस्थितिकी पर बात की जाए, उसके आदि भौतिक जो पक्ष हैं उसकी कविता में जीवन के, उन पर बात की जाए, मैं तो खुद यह करता रहा हूँ। मैं अपनी अध्ययन यात्रा में कालिदास की व्याख्या के इन पड़ावों से गुजरा हूँ। मैंने तो कालिदास की मार्क्सवादी समीक्षा पर भी निबंध लिखा था, लेख लिखा था, और नामवर जी ने आग्रह के साथ उसे मांगा और आलोचना में छापा, और वह उद्धृत होता है कालिदास पर या भारतीय साहित्य पर की गई समीक्षाओं के संकलनों में उद्धृत किया गया है। पूरा का पूरा पुनः प्रस्तुत भी किया जाता रहा है।
किया गया है। इस सारे संदर्भ में यह प्रश्न उठता है कि एक कालजयी कविता के पाठ की क्या पद्धतियां होनी चाहिए, और कोई गहरी व्याख्या नहीं होनी चाहिए। एक नैरेटिव नहीं होता महान रचना के बोध के लिए, उसकी व्याख्या में। कालजयी कविता अपना अर्थ कई स्तरों पर खोलती है और हर युग में नया अर्थ वह खोलती है। अलग-अलग समूहों में, अलग-अलग समाजों में, अलग-अलग व्यक्तियों में अलग-अलग अर्थ खोल सकती है। तो मेघदूत इस तरह की कविता है। कालिदास पर किसी निगमागम परंपरा का आरोप भी यहाँ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कालिदास एक ऐसे कवि माने गए परंपरा में कि जिन्हें उनके बाद लिखे गए शास्त्र प्रमाण मानकर चलते हैं। और कभी-कभी शास्त्रकार कालिदास को उद्धृत करते हैं, तो कालिदास उनके लिए शास्त्रकार की दृष्टि से प्रमाण बन जाते हैं, क्योंकि कविता अपना शास्त्र स्वयं रचती है, अपनी प्रमाण मीमांसा वह स्वयं रचती है। उसको अपने सत्यापन के लिए अपेक्षा नहीं है किसी निगम आगम की, पर निगम आगम का बोध यदि उससे हो रहा है, तो वह जिज्ञासुओं के लिए उपादेय हो जाता है। मैं इस व्याख्यान माला या इस विचार श्रृंखला में प्रवृत्त इसी दृष्टि से हुआ कि मुझसे अमेरिका में कोई टेक्नोलॉजी के सज्जन हैं, उन्होंने बहुत उत्कंठित होकर के यह आग्रह किया कि हमको शैव दर्शन समझना है, हमको बहुत आवश्यक लग रहा है कि शैव दर्शन हम थोड़ा समझें, और मूल स्रोतों तक हमारी पहुँच नहीं है, हम नहीं समझ सकते हैं। हम तो गोपीनाथ कविराज, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज और आचार्य नवजीवन रस्तोगी के ग्रंथ या लेख से भी उतना नहीं समझ सकते हैं। हमें कुछ कविताओं के द्वारा यदि यह शास्त्र बता दिया जाए, तो हमारी समझ में आ सकता है। यह उपयोगितावादी जरिया भी नहीं है, क्योंकि कविता स्वतः उस अर्थ को खोल रही है और उसके द्वारा बोधगम्य हो रहा है शास्त्र। तो यह कविता का अपना एक प्रयोजन भी है। हमारी परंपरा में यह भी एक प्रयोजन माना गया है। तो काव्य स्वतः आध्यात्मिक है यहाँ। उसको अपने अध्यात्म के प्रमाण के लिए किसी अन्य अध्यात्म शास्त्र की अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है। यही प्रसाद भी मानते हैं। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। अनंत के अनुभव की दशा आत्मा है। इस अनंत का अनुभव करने वाले आत्मा के संकल्पात्मक अनुभव की अभिव्यक्ति सामान्य कविता नहीं हो सकती। जितना भी रचना कर्म है वह आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति ही यदि होता है, तो प्रसाद इस संकल्पात्मक अनुभूति को ज्ञानात्मक बोध से विच्छिन्न करके नहीं देखते हैं। तो काव्य में भावबोध का आधार ज्ञान की ऊर्जितावस्था से निर्मित होता है, वे ऐसा कहते हैं, और से ज्ञान की श्रेयोमयी संकल्प दशा भी वे कहते हैं। शिव दर्शन चूंकि एक ऐसा सौंदर्य शास्त्र भी गढ़ता है जो कालिदास की कविता में उपादेय हो जाता है। यही एकमात्र दर्शन है जो कविता के एस्थेटिक्स को दर्शन के स्तर पर समझता है, और उसमें कालिदास को उद्धृत करते हैं। रसशास्त्र अपना प्रतिपादित करते हुए आचार्य अभिनवगुप्त प्रमाण के रूप में उद्धृत करते हैं कि मैं रस की व्याख्या जो कालिदास ने कहा है, किसी रम्य वस्तु को देख करके कैसे सोए हुए संस्कार उघड़ जाते हैं, चिर प्रसुप्त संस्कार उघड़ जाते हैं, और किस महाभावबोध की दिशा में पहुंच जाता है सुनने वाला, उसका कोई कार्य कारण गम्य नहीं हो पाता। पता नहीं किन जन्मों की स्मृतियां जाग जाती हैं। उस श्लोक को लेकर के रम्याणि वीक्ष मधुरांश्च निशम्य शब्दान, वह अपने रस व्याख्यान में प्रवृत्त होते हैं अभिनव गुप्त। इसलिए यदि शैव दर्शन और रस दर्शन अभिनव गुप्त का कहीं कालिदास को आधार बना ले, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और कालिदास में शैव शास्त्र स्वतः समा जाए, तो यह भी कोई आश्चर्य की बात नहीं समझी जाना चाहिए। इस व्याख्यान माला की उपादेयता मेरे हिसाब से यह भी है कि हम एक जटिल संसार में रह रहे हैं, जिसमें निगमागम परंपराओं का समन्वय करने वाली दृष्टि की उपयोगिता है। हमें सिंगल नैरेटिव्स बताई जा रही हैं,
इकारे आख्यान हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं और हमको विखंडित दृष्टि दी जा रही है। ये समस्या हमारे सामने है। तुलसी के सामने भी यह समस्या थी और वो भी निगमागम सम्मत कुछ कहने की बात इसीलिए सोच रहे थे। तो धर्म के नाम पर जनता को बहुत खूबसूरत झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। राम नाम का झुनझुना हो सकता है, उसे जिंदगी भर बजाइए, इसी में राम नाम सत हो जाएगा। शांकर वेदांत को इस देश का एकमात्र दर्शन बना करके प्रस्तुत किया जाने लगता है और यही हमारी विश्व दृष्टि है, यह कहा जाने लगता है। जिस दर्शन में जगत को माया और विवर्त मान लिया गया है, वह हमारे समय का, वो सारे भारत का, अखंड भारत का एक अखंड दर्शन कैसे हो जाएगा? शंकर की जो दृष्टि है, उसे तो योग वशिष्ठ ने उनके ही समय में खारिज कर दिया था और यह तो बच्चे का दर्शन है, यह कह दिया था। योग वशिष्ठ तो बहुत बड़ा महान दार्शनिक ग्रंथ है, उसको भी हमसे छीन लिया गया। 100 साल पहले तक योग वशिष्ठ घरों में पढ़ा जाता था। औपनिवेशिक काल में यह स्थापित किया गया कि 6 वैदिक दर्शन हैं और उनमें भी सबसे चूड़ांत निदर्शन दर्शन का वेदांत है और वेदांत में भी अद्वैत वेदांत है और अद्वैत वेदांत में भी शंकर का अद्वैत वेदांत है। अद्वैत वेदांत में भी कई शाखाएं हैं, शंकर के पहले और उनके बाद में भी। तो यह जो एकांगी दृष्टि हमारे सामने रखी जा रही है और उसमें बहुत सहूलियत हो जाती है लोगों को इकहरा नैरेटिव प्रस्तुत करने में, विविधता को मानने में और कई धाराओं को मानने में असुविधाएं होने लगती हैं और अन्याय होता है पूरी भारतीय परंपरा के साथ। इसको समझा जाना चाहिए। अंग्रेजों ने यह जो नैरेटिव, सिंगल नैरेटिव्स प्रस्तुत किए, इकहरे आख्यान प्रस्तुत किए, अनेक ज्ञान मीमांसाओं में हमारे, वे अभी भी चले आ रहे हैं और हम उनको बड़े गर्व से भारत को विश्व गुरु बताते हुए ये इकहरे नैरेटिव्स, इकहरे आख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए आवश्यकता है कि निगम आगम की धाराएं फिर से समझी जाएं और वे कहाँ एकाकार हो जाती हैं, इसको भी समझा जाए और कहाँ उनकी बहुमुखी परंपराएं हैं, इनको भी समझा जाए। इस भूमिका के साथ मैं 16वें श्लोक को आरंभ करूंगा और 16वें श्लोक में तो जो चर्चा चली है कि मेघदूत खेत खलिहान की कविता भी है, गांव गिरांव की कविता भी है और वहीं से उड़ान भर करके ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। तो जिस धरती से उड़ान भरी है कालिदास ने, उसको हटा करके तो फिर उड़ान की बात नहीं की जा सकती है। टेक ऑफ का ग्राउंड अगर नहीं है तो प्लेन कैसे आगे उड़ेगा? तो इन्हीं खेत खलिहानों से उड़ान भरते हैं कालिदास। मेघदूत का जो मेघ है वह भी इन्हीं से उड़ान भरता है। तो 16वें श्लोक में कहते हैं, त्वय्या यत्तम कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैः जनपदवधू लोचनैः पीयमानः स्थानादस्मात् सरसनिचुलादुत्पतो दङ्मुखखं दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान्। दो खंड एक तरह से कालिदास ने इस पद्य में भी बना दिए और दो दृष्टियां उनमें बना दी। पूर्वार्ध में कहा है कि कृषि खेती किसानी तो सब तुमसे ही चलती है बादल। किसान, किसानों के परिवार कैसे उत्सुक होकर के निहारते हैं जब तुम आकाश में घुमड़ते हो। बादल आ गया, बारिश होगी, अब हम जोतेंगे अपने खेत। तो त्वयि आयत्तम कृषि फलम इति भ्रू विलासान अभिज्ञ। बहुत सरल भोली भाली गांव की महिलाएं, जनपद वधुएं, जिन्होंने बोहों का थिरकाना थिरकाना नागरिक वधुओं की तरह, गणिकाओं की तरह नहीं जाना, सरल मन वाली, वे उठा करके नयन निहारेंगी तुमको। प्रीति स्निग्धई जनपद वधु लोचने पीयमाना। प्रीति स्निग्ध जनपद वधुओं के लोचनों से पिए जाओगे तुम, आंखों आंखों से तुमको पी डालेंगी। ऐसी वो किसानों की बहुएं तुम्हें निहारेंगी। यह पूर्वार्ध हुआ। त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैः जनपदवधू लोचनैः पीयमानः।
सद्य क्षीरोत्कर्षण सुरभि क्षेत्र मारुह्य मालम। तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि ऊंची टेकरी पर चढ़ करके और तुम उड़ान भरोगे, जिस पर कि अभी अभी हल चलने से सौंधी सुगंध फूट रही होगी। स्थानादस्मात् सरसनिशुलादुत्पतोदंग मुखाकम। हम ये मुझे अन्य श्लोक की पंक्तियां याद आ गई हैं और मूल में फिर से देखता हूं, क्योंकि किसी अन्य श्लोक का उत्तरार्ध मेरे मुख से निकल गया है। उत्तरार्ध में कहा गया है कि सद्यः सीरोत्कर्षण सुरभि क्षेत्र मारुह्य मालम। अभी अभी जिस पर हल चला है, सीर के उत्कर्षण से सुरभि महक जो छोड़ रहा है, ऐसे माल जो कुछ ऊंची टेकरी है उस पर चढ़ करके किंचित पश्चात व्रज लघु गतिर भूय एवोत्तरेण, कुछ टिके रह करके फिर उत्तर की ओर चल देना, उड़ान भरना। तो यह खेत खलिहान है और जनपद बधुओं का निहारना मेघ को आशा के साथ। किसान हैं, खेत में हल चलाने लग गए हैं और यह भारत की वसुंधरा है। खेत में हल चलने के बाद जिससे माटी की महक छूट रही है, यह एक स्तर है। और फिर उससे ऊपर उठ करके तुम उड़ान भरना, यह उत्तरार्ध में कालिदास कहते हैं। इसलिए धरती है और उड़ान भी है, ये दोनों ही स्तर चलते हैं। तब आदि भौतिक दृष्टि भी है और उसके ऊपर आदि दैविक और आध्यात्मिक दृष्टियां भी हैं, और ये एक के बिना दूसरी नहीं बनती है। धरती है तो उस पर ये दृष्टियां हैं, और हवा में टंग करके चिंतन नहीं हो सकता है इस प्रकार से। तो यदि महर्षि अरविंद भी केवल आध्यात्मिक व्याख्या तक रुक जाते हैं तो वो अपूर्ण होती है। हालांकि महर्षि अरविंद बड़े रसिक हैं और वे कालिदास की कविता को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने तो अच्छे अंग्रेजी अनुवाद भी किए विक्रमोर्वशीयम का, और कालिदास की कविता का रस भी उन्होंने लिया है। और उन्होंने तो ये कहा ही है कि कालिदास का काल एक ऐसा काल रहा जिसमें इंद्रियों के विषयों के माध्यम से, इंद्रिय अनुभव के माध्यम से जीवन और जगत के सत्य को पहचान रहा था भारत। और वह आधार तो इंद्रिय बोध और इंद्रियों के अनुभव ही उसके थे, ऐसा वे तो स्वयं कहते हैं। तो इस प्रकार से यह 16वां श्लोक है और इसमें मेघदूत की जो यात्रा है वह और आगे बढ़ती है। धरती से आरंभ होकर के और ऊपर उठती हुई यह यात्रा है। 17वें श्लोक में त्वामासार प्रशमित वनोपप्लवम साधु मूर्धा वक्ष्यत्यध्वशम परिगतम सानुमानाम्रकूटः न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृता पेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम पुनर्यस्तथोच्चैः। यह कालिदास यहाँ पर कहते हैं। आसार से, मूसलाधार बारिश के लिए आसार कहा जाता है। वर्षा के कितने पर्याय हैं मेघदूत में। तो बहुत जोर से बरस करके कुछ बूंदाबांदी होती है, आशा बंध जाती है, और फिर झमाझम बारिश होती है। हर्षित हो जाते हैं किसान और जोतने लगते हैं खेत। जंगल जो दहक रहे हैं दावाग्नि से, वो प्रफुल्लित हो जाते हैं। आसारप प्रशमित वनोपप्लवम, वन के उपप्लव दावाग्नि और झुलसाने वाली ग्रीष्म जैसी जो उपप्लव या बाधाएं संकट हैं, उनको तुमने प्रशमित कर दिया है। ऐसे तुमको आम्रकूट पहाड़, वक्षत्यध्वश्रम परिगतम सानुमान आम्रकूट, मार्ग की थकान से भरे हुए तुमको यह आम्रकूट पहाड़ सिर माथे पर बिठा लेगा। और
पहाड़ में चैतन्य और मेघ में भी चैतन्य, थकान से भरा हुआ मेघ। वो पहाड़ खुश होकर के उसको अपने सिर माथे पर रखता है। यह न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः। ओछा व्यक्ति भी यदि उसका कोई प्रिय मित्र आ पहुंचे तो उसका अच्छी तरह स्वागत सत्कार करता है। चोर उचक्के भी दोस्ती जिनसे होती है उनको तो खूब बढ़िया स्वागत सत्कार करते हैं। क्षुद्र व्यक्ति भी अपने प्रिय मित्र का तो स्वागत सत्कार अच्छी तरह करता ही है। यह तो बहुत ऊंचा व्यक्ति है। रामगिरी, यह जो आम्रकूट पर्वत है, यह तो बहुत ऊंचा है, ऐसा कालिदास कहते हैं। और 18वें श्लोक में उस पर्वत को बहुत ऊंचाई पर जाकर के फिर निरखते हैं। एक यक्ष की दृष्टि है और एक कवि की दृष्टि है। तो यक्ष कहता है 18वें श्लोक में, छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननाम्रैः त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणी सवर्णे नूनं यास्यत्यमरमिथुनप्रेक्षणीयामवस्थां मध्ये श्यामः स्तनैव भुवः शेषविस्तार पाण्डुः। स्निग्धवेणी सवर्ण तुम्हारे द्वारा आरूढ़ हुआ, तुम्हारे द्वारा आरूढ़ किया जाने पर किसी सुंदरी की चिकनी संवरी हुई वेणी की तरह काले चमचमाते चमचमाते काले रंग वाले, चमचमाते श्याम वर्ण वाले तुम जब उस बादल पर, जब उस पहाड़ पर टिक जाओगे तो वह अचल शिखर, वह वह अचल या पहाड़, उसके शिखर पर तुम जब टिक जाओगे तो उसकी क्या शोभा होगी। वह अमर मिथुन प्रेक्षणीय अवस्था को प्राप्त होगा। बहुत ऊंचाई पर जाकर के देखने योग्य उसकी अवस्था होगी। धरती से यदि रह करके उसके सौंदर्य को निहारेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या दृश्य है। और बहुत ऊपर जाकर के यदि देखेंगे तो देवता अपने विमानों में बैठे हुए जब निहारेंगे तो उनको कुछ ऐसा लगेगा, मध्ये श्यामा स्तनैव भुवः शेष विस्तार पांडु। जैसे वो पहाड़ पहाड़ नहीं है, उसकी सबसे ऊंची शिखर की उसकी चोटी पर तुम टिके हुए हो तो वह धरती के उरोज जैसा लगेगा, जो कि बीच में श्याम उस टिकुली है जिसमें, और आसपास चूंकि पके हुए आम के फल से भरे हुए पेड़ हैं, पीला पीला सा लगता है। यह कालिदास यहाँ पर करते हैं। मातृत्व का बोध भी यहाँ कराते हैं और एक धरती का सौंदर्य जो बहुत ऊंचाई से देखने पर ही जाना जा सकता है, उसका बोध कराते हैं। तो यह बहुत ऊपर जाकर के आरोहण है। तो यह जो किसी स्त्री की चिकनी संवरी वेणी से उपमा दी गई, गुथी हुई वेणी से उपमा दी गई, इसमें व्याख्या में टीकाकार कहते हैं कि यक्षिणी की याद कर रहा है। फिर प्रश्न उठाते हैं कि भरत मल्लिक प्रश्न उठाते हैं कि यक्षिणी तो विरहिणी है, वह तो अपने केश नहीं संवारती और श्रृंगार नहीं करती, तेल आदि भी नहीं लगाती, तो उसको स्निग्ध वेणी क्यों कहा है? कई तरह से उत्तर देते हैं। एक उत्तर तो यह है कि यक्ष बावला सा है, उसको ध्यान नहीं और अपनी प्रिया का ध्यान करता है और उसकी वेणी से उपमा दे देता है। दूसरा अर्थ यह है कि उसके मन में तो वही प्रिया है जिससे विदा लेकर के चला था। उस दिन तो स्निग्ध वेणी थी उसकी, उसकी याद करके और उससे उपमा वह देता है। ये जो पूरा मेघदूत है, इसमें एक यक्ष की दृष्टि है। वह पहाड़ को धरती पर से देखता है। एक कवि की दृष्टि है जो बहुत ऊंचाई पर जाकर के देखते हैं। ये दोनों दृष्टियां इसमें गुथ कर के चलती हैं। तो यक्ष विरह में बावला सा होता हुआ कुछ कह जाता है। कालिदास उसको संवारते हैं और ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। यह कालिदास की दृष्टि है। इसमें निगमागम समन्वय कहाँ है? इसमें निगमागम समन्वय इस तरह से है कि जिस वैदिक दृष्टि की मैं बात करता हूं, उसमें खेत खलिहान, जंगल, ये सब रहेंगे तभी वह दृष्टि बनती है। इसी को कृष्टि उन्होंने कहा है। कृष्टि संस्कृति के पर्याय के रूप में वेदों में आता है। कृष्टि का मूल अर्थ खेती होता है।
अथर्ववेद में कृषि सूक्त हैं, एक नहीं अनेक हैं। अथ ऋग्वेद में भी कृषि सूक्त हैं। तो वहाँ गाँव-गिराँव की, खेत-खलिहान की, गायों पर सूक्त हैं, गायें रम्भाती हुई बाड़ों में आ रही हैं। उनकी खूब आध्यात्मिक व्याख्या कीजिए, लेकिन वह तो उनका जीवन है। खेती करने वाले ही ऋषि हैं, ऋषि भी हैं। तो कहते ही हैं कि हम मज़दूर हैं और हम खेती भी करते हैं। कारुरहं तो भिषग उपलप रक्षिणी नना। मैं बढ़ई का काम करने वाला कवि, मेरी माता कंडे थापती है, यह कहने वाला कवि, उस सारे अपने भौतिक संसार के बीच प्रफुल्लित होकर के वह अध्यात्म की ऊंचाइयों पर वही पहुंचता है। और वेद की कविता में जो अध्यात्म है, वैसा अध्यात्म तो फिर बाद की कविताओं में नहीं आ सका। कालिदास उस परंपरा के उत्तराधिकारी हैं, जो उनको सांध्य कवि कहा गया, जिसमें कि वेद की सारी परंपराएं और पूरी जो हमारी लौकिक संस्कृत साहित्य की अलंकृत काव्यों की धारा है, वो दोनों का संगम हो जाता है और वो ऋषि कवि भी बन जाते हैं और श्रृंगारी कवि भी बन जाते हैं। उनके कवित्व के आधार पर ही दोनों तरह से आचार्यों ने कहा, नान ऋषि कवि ऋत्युक्ता ऋषिश्च किल दर्शनात्। जो ऋषि नहीं है वो कवि हो ही नहीं सकता है, और जो कवि नहीं है वो ऋषि भी नहीं कहलाएगा। कालिदास में दोनों दृष्टियां, दोनों बातें आती हैं। इस दृष्टि से मैंने तो अथर्ववेद के उन सूक्तों का भी अनुवाद किया है जिनमें कि धरती है, खेत हैं, खलिहान है, कृषि है, प्रेम और श्रृंगार भी है, प्रेमिका के लिए सुंदर सूक्त है। तो वह अथर्ववेद का काव्य शीर्षक जो पुस्तक है वह भी देखी जा सकती है। मैंने लोकधर्मी परंपरा संस्कृत की, उस पर विचार करते हुए ऋग्वेद के ऐसे सूक्तों का भी अनुवाद किया। तो कालिदास में बहुत सचेत भाव से जानबूझ करके नहीं, यह उनके संस्कारों में यह परंपरा रमी हुई है, इसलिए यह परंपरा उनमें आती है। यह वेद की दृष्टि है और वैदिक दृष्टि और फिर आगमिक दृष्टि। कुछ ही आगे चल करके तो फिर शिव आ जाते हैं। इसलिए दोनों आगम और निगम इसमें साथ चलते हैं, यह मानना उचित है। और धरती और आकाश दोनों चलते हैं, यह मानना भी उचित है। जैसे कि अभी जो 16वां श्लोक पढ़ा है उसमें 2 पंक्तियों में धरती है, बाद की 2 पंक्तियों में आकाश है, उड़ान है। यह कालिदास इसमें करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।